ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ाहिदा आबिद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में लेक्चरर हूँ। तो आज के हमारे इंटरव्यू के लिए हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो एक तालिब इल्म है और इंग्लिश लिटरेचर में बीएस कर रहे हैं। तो आज हम उनसे ये जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर में उसकी क्या अहमियत है और इस शोबे में मुस्तकबिल में इसके क्या मौक़े हैं। तो जी हमारे साथ हैं तहरीन फ़ातिमा। आप सबसे पहले हमें अपना तारुफ़ करवाएं। आपका मुझे मदद करने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तहरीन फ़ातिमा है और मैंने अपना मैट्रिक गवर्नमेंट कैडेट गर्ल्स हाई स्कूल से किया साइंस में। उसके बाद मैंने अपना एफएससी मेडिकल में किया कंकॉर्डिया कॉलेज से और फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन से अपना बीएस इंग्लिश कर रही हूँ जो कि मेजर लिटरेचर में है। जी माशाल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है। तो आपको यहाँ बुलाकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आपने इंग्लिश लिटरेचर का ही इंतखाब क्यों किया? इंग्लिश लिटरेचर का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मुझे लिटरेचर में हमेशा से इंटरेस्ट था। किताबें पढ़ना, नॉवेल पढ़ना और ड्रामों, शायरी, पोइट्री का हमेशा से शौक़ रहा और अंग्रेज़ी ज़बान में भी मैं अच्छी थी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर का इंतखाब किया। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई ये सुनकर। तो इंग्लिश लिटरेचर में कौन-सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? लिटरेचर में सब कुछ अच्छा होता है। पोइट्री पढ़ के अपना मज़ा आता है, ड्रामा देखकर अपना मज़ा आता है, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो नॉवेल है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले गए हों, अपनी ज़िंदगी के अलावा एक और ज़िंदगी होती है जो हमें नॉवेल्स में मिलती है, इसलिए मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है। जी, तो तहरीन ये बताएँ कि नॉवेल्स इंग्लिश में आप पढ़ती हैं, तो उर्दू में भी नॉवेल आप उसी तरह इंटरेस्ट से पढ़ती हैं? जी, बिल्कुल, मैं अंग्रेज़ी नॉवेल्स के साथ उर्दू के भी नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हूँ। हालाँकि आजकल के बच्चों में, स्टूडेंट्स में मुताले की आदत बहुत कम है, तो ये आपने बहुत अच्छी एक अपनी आदत बताई है। तो नॉवेल पढ़ना एक आजकल के दौर में बहुत एक रेयर बात है जो आप में पाई जाती है। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है। अच्छा, आप ये बताएँ आपका पसंदीदा राइटर कौन है? इंग्लिश में या उर्दू में, दोनों में? इंग्लिश में मेरे पसंदीदा राइटर एक खातून हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने सबसे पहले औरतों के हकूक़ के बारे में लिखना शुरू किया और मुझे जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ पसंद है वो ये है कि वो औरतों के साथ मर्दों को भी उतनी ही अहमियत देती हैं। वो ये नहीं कहती कि औरतों को ऊपर आ जाना चाहिए, बल्कि वो एक बराबरी की सतह पर बात करती हैं, तो मुझे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को पढ़ना बहुत पसंद है। और उर्दू में बहुत से राइटर्स हैं जिसमें उमैरा अहमद हैं, निम्रा अहमद हैं, फरहत इश्तियाक हैं, जिनके नॉवेल्स को मैं पसंदीदगी से पढ़ती हूँ। और बहुत अच्छी बात है। उमैरा अहमद और निम्रा अहमद तो आजकल के मेरा ख़्याल है कि बहुत मशहूर राइटर हैं और उनकी जो नॉवेल्स हैं उनमें एक नमल आपने भी शायद रीड किया हो और मैंने जी, भी बिल्कुल। किया, बहुत अच्छा है। तो एक उनका आब हयात और पीरे कामिल, क्या आपने ये भी पढ़े हैं? जी, बिल्कुल, मैंने ये दोनों पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये आजकल की जनरेशन के लिए इसमें बहुत अच्छे मौज़ूआत हैं। चलें जी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका मुतालिया है। तो अगला मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या शायरी की भी आप समझती हैं कोई अहमियत है? बिल्कुल, शायरी की बहुत अहमियत है। वो बात जो इंसान खुल के नहीं कह पाता वो शायरी में बयान करता है। शायरी में काफ़ी अच्छे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया जाता है। शायरी पढ़ के यूँ लगता है इंसान उसमें फ़ौरन से महव हो जाता है। यूँ लगता है जैसे हमारी बात की जा रही हो। एहसासात का इज़हार बहुत अच्छे से किया जाता है। तो तहरीन ये बताएँ कि इंग्लिश पोएट्री या उर्दू में शायरी, दोनों में से आप किसको सेलेक्ट करती हैं पढ़ने के लिए? ज़बान मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, तो उससे जो लगाव है वो अंग्रेज़ी की वजह से ख़त्म तो नहीं हो सकता। लेकिन अंग्रेज़ी में भी बहुत अच्छे-अच्छे शायर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, वो हमेशा कुदरत को सामने रख के
اپنے معاشرے کی باتوں کو بیان کرتے تھے، تو مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ اردو میں بہت سے شاعر ہیں، فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں، جن کو میں پسند کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ چلے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ لٹریچر ہے، ادب ہے، یہ معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ ادب معاشرے کو شیپ کرنے میں، تخلیق دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات جو معاشرے میں بری چل رہی ہو اور اس کے بارے میں ہم کھل کے بات نہ کر سکتے ہوں، تو ہم ادب میں بہت اچھے طریقے سے اس کو لکھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہوں کسی بارے میں، جیسے آج کل خواتین کے بارے میں یا بہت سے مسئلوں کے بارے میں کوئی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہو، تو ہم لکھ کے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں، ان کو اپنی بات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ تو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لٹریچر اور ادب معاشرے میں۔ اوکے تحریم، آپ یہ بتائیں، آپ نے انگلش لٹریچر میں ارسٹوٹل کے بارے میں تو پڑھا ہوگا؟ اس کے بارے میں ارسٹوٹل، جسے جی ہم اردو بالکل، میں وہ ارسطو فلاسفر کہتے تھے۔ ہیں، تو جی جی ان کا ایک نظریہ تھا کیتھارسس کا۔ تو کیا کیتھارسس کے بارے میں آپ جانتی ہیں؟ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکتی ہیں؟ جی، کتھارسس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ورک اس طریقے سے لکھا جائے کہ اس کے آخر میں ناظرین اس کو پڑھ کے فیل کر سکیں۔ جیسے اگر کسی بادشاہ کی کہانی ہے، تو اگر آخر میں اس کے ساتھ برا ہوا تو ناظرین اس کو دیکھ کر اسی کی ہی فیلنگس کو فیل کر سکیں، تو یہ کتھارسس ہے۔ آخر میں ہمدردی کو شو کرنا کتھارسس بالکل، ہے۔ آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ میرے خیال میں جو کیتھارسس کا اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ لٹریچر میں جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ اسی کیتھارسس سے کیا جاتا ہے، کہ لٹریچر جی پڑھنے سے بالکل انسان میں کیتھارسس کا ایک پروسیجر پورا ہوتا ہے، اور یہ آپ میں ایک صبر اور ہمدردی اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ تو بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ اچھا، آپ سے ایک میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو جو پسند ہے وہ تو آپ مطالعہ کرتی ہیں، لیکن کوئی ایسا بھی سبجیکٹ ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کو مشکل لگتا ہے، اس کے بارے جی میں بالکل، بتائیں۔ لٹریچر میں ویسے تو جب ہم رکھتے ہیں لٹریچر تو سب پسند ہوتا ہے، لیکن ایک مضمون ہے جس کو کریٹیسزم، تنقید کہا جاتا ہے، اس میں مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے اور مجھے چیلنجنگ لگتا ہے، کیونکہ ہمیں اس میں بہت ڈیپ میننگس کو، ہڈن میننگس کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے، تو اکثر اس میں مشکل پیش آ جاتا ہے اور میں تھوڑا سا گھبرا ضرور جاتی ہوں اس سے۔ اچھا، تو تحریم یہاں سے میرا خیال ہے کہ ہم اپنے جدید ایک ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ لٹریچر میں ماسٹر کاری ہیں، لیکن آپ کو کچھ مشکل پیش آتی ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ اے آئی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آپ نے کچھ اس کا مطالعہ کیا، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتی ہیں؟ بالکل، اے آئی سے یہ ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، تو جیسے کریٹیسزم کا ہی سبجیکٹ لے لیں تو اس میں کافی کریٹکس کو پڑھنا پڑتا ہے، کس نے اس پر کیا تنقید کی، اس کے لیے الگ الگ پڑھنے کی بجائے ہمیں اکثر چیٹ جی پی ٹی بہت اچھا جواب دے دیتا ہے، جس میں ہر کسی کو الگ الگ نہیں پڑھنا پڑتا اور تھوڑے ہی ٹائم میں ہم پتا کر لیتے ہیں کہ اس مضمون پر یا اس ناول پر یا پلے پر کس کس قسم کی تنقید کی گئی ہے۔ تو اس معاملے میں اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحریم، میرا خیال ہے کہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی لٹریچر میں سے کچھ تجزیاتی سوال کرتی ہیں تو وہ تو آپ کو ٹو دی پوائنٹ بتائے گا، لیکن آپ کو اس لٹریری پرسنالٹی کی باقی اسپیکٹ کیسے پتہ چلیں گے؟ وہ تو آپ کو مطالعہ ہی کرنا پڑے گا۔ تو پھر چیٹ جی پی ٹی کو آپ کیا کہتی ہیں، وہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں، اگر ہم نے کسی چیز کو ڈیپلی پڑھنا ہے تو وہ تو جب تک ہم اس کے سب ورکس کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن جیسے ہم نے ماسٹرز میں اکثر اپنا پیپر تیار کرنا ہوتا ہے یا کوئی پریزنٹیشن تیار کرنی ہوتی ہے، تو تھوڑے ہی وقت میں ہمیں بہت زیادہ جب پڑھنا پڑتا ہے تو چیٹ جی پی ٹی ہمیں آرام سے اور اچھے طریقے سے ہر چیز کو بیان کر دیتا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تنقیدی سوچ انسان کی اپنی ہوتی ہے، اور جب تک ہم کسی بھی رائٹر کو، مصنف کو پورا نہ پڑھیں، ہم ایک آدھ چیٹ جی پی ٹی کی لائن سے اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اوکے تحریم، یہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا بہت اچھی بات بتائی، لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی تو کوئی ٹولز ہیں، جیسے کہ ای بکس۔ آپ اس پہ روشنی ڈالیں، ای بکس کیا ہے، ہماری جنریشن کو بتائیں۔
ای بکس وہ کتابیں ہیں جو ہم آن لائن موبائل پر پڑھ لیتے ہیں. وہ ای بکس ہوتی ہیں الیکٹرانک بکس. ای بکس کا پورا مخفف ہے جس سے ہمیں اس کا نام پتہ چل جاتا ہے. اور ای بکس میرے خیال سے بہت بہتر ہیں آج کے زمانے میں, کیونکہ سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے اور لوگ ٹیکنالوجی کی طرف موو کرتے ہیں. تو کتابوں کو کیوں نہ ٹیکنالوجی کی طرف موو کروایا جائے اور لوگ کیوں نہ آن لائن کتابیں پڑھیں. ہم کہیں بھی اپنے موبائل میں کتاب کھول سکتے ہیں. اگر ہم کتاب خرید نہیں پاتے تو ہم موبائل میں ای بک کو کھول کے اسے پڑھ سکتے ہیں. پی ڈی ایفس مل جاتے ہیں. تو ای بک بہت اچھی ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ. یہ بہت اچھی بات آپ نے ہمارے سننے والوں کو بتائی ہے کہ ای بکس کی اپنی ایک ویلیو ہے, اور یہ آپ کو جو بازار جا کے کتاب خریدنا, اس کے لیے پیمنٹ کرنا, وہ بھی ایک بہت ہی آسان طریقہ ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیجیٹل لائبریری بھی تھوڑا سا بتائیں ہمارے سننے والوں کو, نوجوانوں کو. ڈیجیٹل لائبریری بھی ای بکس کی طرح ہی ہے کہ ہمیں آن لائن سب ہر قسم کی کتاب مل جاتی ہے. ہم جو پڑھنا چاہیں ہم آن لائن کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کو آگے مطالعہ کر سکتے ہیں, اس کی ریڈنگ کر سکتے ہیں. بجائے خود لائبریری پر جانے کے اور کتاب ڈھونڈنے کے اور بورو کرنے کے, اب سب کچھ آن لائن ہو چکا ہے. تو لائبریریز بھی آن لائن ہو. جی, یہی ہماری آج کی جنریشن جو ہے اس کو ریڈنگ کے لیے بھی اس طرف آنا چاہیے. اگر وہ ویسے کتاب نہیں کھول سکتے تو ای بکس سے کنسلٹ کریں, ڈیجیٹل لائبریری پہ جائیں. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے, یعنی ٹیکنالوجی نے ہمارے مطالعے کو آسان کیا ہے. ٹھیک, تو اچھا تحریم, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مطالعے کا بتایا, اپنی ایجوکیشن کا بتایا. کیا آپ خود بھی کچھ تخلیقی طور پہ کریٹیو رائٹنگ کرتی ہیں؟ جی, میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ میری مادری زبان اردو ہے تو جو لگاؤ مجھے اس سے ہے وہ انگریزی ختم نہیں کر سکتی. تو میں اردو میں لکھنا پسند کرتی ہوں. اپنے معاشرے کے مسائل پر یا کسی بھی چیز پر اردو میں اکثر میں لکھتی ہوں. زندگی پر لکھتی ہوں, زندگی کے معاملات پر لکھتی ہوں. انگریزی میں اکثر اسائنمنٹس ملی ہیں کہ شارٹ اسٹوری لکھی جائے یا کوئی پریزنٹیشن دی جائے خود سے, وہ بھی میں نے کیا ہے. لیکن اپنے سکون کو جو انسان اپنے لکھتا ہے, پسند کو, شوق کو اور مشغلے کو, تو میں اردو میں ضرور لکھنا پسند کرتی ہوں. آپ شاعری لکھتی ہیں یا مضمون لکھتی ہیں؟ کون سی صنف میں آپ لکھنا پسند کرتی ہیں؟ میں زیادہ تر نظموں کی طرف جاتی ہوں کیونکہ مجھے نظموں میں بہت انٹرسٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نظم میں اپنے خیالات کو بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے, تو میں نظموں کا انتخاب کرتی ہوں اور اس میں لکھنا بھی پسند کرتی ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے بتایا. تو آپ یہ بتائیں کہ جاب کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ اپنی اسٹڈی کے بعد آپ کیریئر کیسے بنائیں گی؟ جاب کیسے آپ کیا کریں گی؟ اس اسٹڈی کے بعد میرا جو شوق ہے وہ انگلش لٹریچر کو آگے ٹیچنگ میں لے کے چلنے کا ہے انشاءاللہ. اور اللہ مجھے کامیابی دے گا تو انشاءاللہ میں اس کو لے کر آگے چلوں گی اور ٹیچنگ میں جاؤں گی. لیکن ٹیچنگ کے علاوہ بھی انگلش لٹریچر کو بہت جگہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انگلش لٹریچر کے علاوہ کچھ بھی, ٹیچنگ کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے. ہم جرنلزم میں جا سکتے ہیں, پبلشنگ میں جا سکتے ہیں, کانٹیکٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ سول سروسز میں جا سکتے ہیں. تو صرف ٹیچنگ نہیں ہوتا آج کی جنریشن کے لیے, تاکہ وہ انگلش کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف ٹیچنگ ہے. یہ اس لیے ان کو بتایا, لیکن میں ٹیچنگ کو خود پرسنلی پسند کرتی ہوں اور انشاءاللہ لے کر آگے چلوں. اچھا تحریم, آپ کا تو مطالعے کی عادت بہت اچھی ہے. کوئی ایسی آپ بتا سکتی ہیں, کوئی مشورہ دے سکتی ہیں کہ جو آج کل کے نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو مطالعے کی طرف لایا جا سکے؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ عادت انسان میں خود ہی سے پیدا ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی زندگی کو سمجھنا چاہتا ہے اور زندگی کے قدروں کو سمجھ کے جینا چاہتا ہے تو اس کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. مطالعے سے ہمارا ذہن کھلتا ہے, اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں ہم, ہمارے میں کانفیڈنس آتا ہے, ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ ہم اگر ایک سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں تو اگلے 100 سبجیکٹس کے بارے میں ہمیں صرف ایک کتاب سے پتہ چل سکتا ہے. تو ہمیں مطالعہ ضرور کرنا چاہیے, اپنے لیے, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے مطالعہ ضرور کرنا چاہیے.
ठीक। अच्छा, आप ये भी बताएँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी उर्दू ज़ुबान में भी बहुत सी इमला की गलतियाँ होती हैं, बोलने में भी उन्हें बहुत से अल्फ़ाज़ नहीं आते, लेकिन उनकी इंग्लिश में भी इतनी महारत नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या महसूस करती हैं कि क्या ख़ामियाँ हैं स्टूडेंट्स में, जो वो कैसे दूर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, ये हमारे माशरे में एक अलमिया है कि हम अंग्रेज़ी को सीखने में इतना निकल गए कि हम अपनी ज़ुबान को भी भूल गए, ना हम उर्दू के रहे, ना हम अंग्रेज़ी के रहे। तो बच्चों को वालिदैन को चाहिए हमारे माशरे में कि बचपन से ही बच्चों को रीडिंग करवाएँ, स्टोरी बुक पढ़वाएँ। हमने भी हमेशा से स्टोरीज़ पढ़ी, रीडिंग की, जिससे इंटरेस्ट भी बढ़ा और ज़बान भी अच्छी हुई और इंग्लिश तो हमारे माशरे में है ही। इंग्लिश भी बच्चे वक़्त के साथ-साथ सीखते हैं, उन्हें अच्छा माहौल दिया जाए और उनकी रीडिंग की आदत बचपन से ही अच्छी की जाए, तो दोनों में बेहतर होते हैं। लेकिन आजकल बच्चों में मैंने देखा है कि उनको तो इंग्लिश के बहुत से अल्फ़ाज़ में और उर्दू के भी बहुत से अल्फ़ाज़ में ना उन्हें लिखना आता है, ना पढ़ना आता है, ना फ़र्क करना आता है। तो ये बहुत अलमिया है और बच्चों को ये सिखाना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है तहरीम कि अब बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी एआई की टूल की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होते जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि न्यू जनरेशन अपनी लैंग्वेज भी बेहतर करे, अपना लिटरेचर में भी बहुत अच्छा करे। तो आप बस ये बताएँ कि आप तलबा के लिए, आप खुद भी स्टूडेंट हैं, तो कोई ऐसी 1 या 2 बुक्स पढ़ने का मशवरा देंगी, तो वो कौन-सी 2 बुक्स होंगी? अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूँ तो एक अंग्रेज़ी किताब है द काइट रनर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और एक और किताब है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो भी बहुत अच्छी किताब है अंग्रेज़ी में, ये नॉवेल्स हैं, ये पढ़े जाएँ एक और नॉवेल उर्दू है। में एक नॉवेल है मुस्तहफ, जो कि निम्रा अहमद ने लिखा है और मुझे लगता है कि हर टीन एज गर्ल को भी इस्लाम से जुड़ने के लिए वो नॉवेल ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया तहरीम, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, स्टडी की बातें बताई। आप ये बताएँ कि घर में आप के घर में आपके फैमिली में एजुकेशन के हवाले से कौन आपके बहन-भाइयों में से आपसे आगे है, किस लाइन में है, उनके बारे में बताएँ? मेरे घर में मेरे बल्कि पूरे ख़ानदान में ही माशाल्लाह एजुकेशन पर बहुत पसंद किया जाता है और पढ़ाई-लिखाई में सब बहुत आगे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बड़ी बहन ने भी एमए किया इकोनॉमिक्स में, फिर बीएड किया, इसी तरह मेरे भाई ने भी बीए किया है। मेरे वालिदैन भी पढ़े-लिखे और अच्छी सोच के मालिक हैं। मेरे ख़ानदान में भी मेरी फूफियाँ, ताए और खालाएँ सब माशाल्लाह पढ़े-लिखे और अच्छी सोच रखने वाले हैं। माशाल्लाह, फिर तो आप बहुत लकी हैं। अच्छा तहरीम, आप ये बताएँ कि आप इस एजुकेशन के साथ क्या समझती हैं? आपने कोई कंप्यूटर की तरफ इंटरेस्ट है आपको? उसमें कुछ करने की कोशिश की, जैसे कि कोई कोर्स वगैरह या कुछ और इस हवाले से सीखा है आपने? जी, बिल्कुल ये दौर कंप्यूटर का है, हम जितना भी कंप्यूटर से भागने की कोशिश करें, तो कंप्यूटर की तरफ तो हमें आना ही पड़ेगा। मैं वैसे कंप्यूटर में कभी इतना इंटरेस्ट रखा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर इंसान को होना चाहिए कि ज़िंदगी में हर चीज़ को जाने, पहचाने। तो मैंने भी कंप्यूटर में एक कोर्स किया कर रखा है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स, ताकि मुझे भी कंप्यूटर की नो हाउ हो और कहीं मैं जाऊँ, मुझसे सवाल किया जाए, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाऊँ और बोल सकूँ। तो मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है, जिसने मेरी कंप्यूटर की नॉलेज को बहुत बेहतर किया। ये कोर्स आपने कहाँ से किया तहरीर? ये कोर्स मैंने लाहौर की यूनिवर्सिटी यूईटी से किया है। जी, ये तो माशाल्लाह बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। तो आप क्या समझती हैं, इस कोर्स के बाद आपका व्यू चेंज हुआ? आपको कुछ मज़ीद टूल का पता चला? जी, बिल्कुल, इस कोर्स के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में कमांड बढ़ी। दूसरा ये वेब डेवलपमेंट था, तो मुझे वेबसाइट्स के बारे में बहुत पता चला कि वेबसाइट्स किस तरीके से ऑपरेट होती हैं, पीछे इनको कौन ऑपरेट करता है और जब हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो ये किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही होती हैं, इन पे बटन्स कैसे होते हैं, बैनर्स कैसे होते हैं, तो मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ। माशाल्लाह। तो ये देखें, आपने एक कोर्स किया है, तो क्या आप समझती हैं कि ये काफ़ी है या आप आगे मज़ीद कुछ और कोर्स करना चाहती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल और भी कोर्सेज़ करना चाहती हूँ, लेकिन चूँकि मैं अपनी पढ़ाई को साथ ले
रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर को, तो अक्सर मिड्स आ जाते हैं, फाइनल्स आ जाते हैं, तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह मैं जैसे ही अपना बीएस कंप्लीट करूँगी, तो किसी और कोर्स में भी इनरोल ज़रूर होंगी। अच्छा तहरीम, ये बताएं आप स्टडी के साथ क्या कोई अर्निंग भी कर रही हैं, कहीं पे कोई जॉब आपने ज्वाइन की हुई है, ऐसा भी कुछ है आपका? जी बिल्कुल, स्टडी के साथ मैंने एक छोटी-सी जॉब स्टार्ट की है अकेडमी की, और अकेडमी में मैं 9th और 10th को इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ। तो बस यही एक मशगला और है। माशाल्लाह, ये छोटी सी जॉब नहीं है, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही कर रही हैं। ये बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बात है। तो सिर्फ खुद स्टडी करना काफ़ी नहीं है, बल्कि आगे उसको फर्दर लेके चलना, स्टडी के साथ ही ये काम करना, ये बहुत ही खुशी की बात है जो आप कर रही हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या आपके घरेलू आपके जो कोई शौक ऐसा है जो स्टडी से हट के है आप में, आप उस पे भी बताएं हमारे सुनने वालों को। घरेलू शौक में मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, नई-नई रेसिपीज़ को ट्राई करना और सबको चखाना और फिर सुनना कि भई ये तो बहुत मज़े का था, ये हर औरत का और लड़की का ये ख्वाब होता है और उसको पसंद होता है, तो मुझे भी पसंद है कुकिंग करना बहुत ज़्यादा, और मैं कुकिंग करती हूँ। माशाल्लाह। तहरीन, वैसे आजकल की बच्चियां तो सिर्फ खाना पसंद करती हैं, वो भी फास्ट फूड। तो ये आपने तो बड़ी यूनिक बात बताई कि आपको पकाना पसंद है। तो कौन सी डिश सबसे अच्छी पकाती हैं? जी बिल्कुल, मुझे खाना पकाना बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं बचपन से ही खाने पकाने में बहुत घुसती हूँ। तो जो अब मैं अच्छी डिशेज़ बना लेती हूँ, उसमें व्हाइट कढ़ाई है, मलाई बोटी चिकन है, स्टीम रोस्ट है, बिरयानी है, बहुत कुछ है। चाइनीज में भी कुछ आता है आपको? जी, चाइनीज़ में भी मैं चिकन मंचूरियन बना लेती हूँ। साथ चाइनीज़ में आजकल लड़कियों को और मुझे भी चाइनीज़ डिशेज़ में मैकरोनी वग़ैरह बहुत पसंद हैं, वो भी बनाती हूँ। माशाल्लाह तहरीम, आप तो बहुत अच्छी डिशेज बनाती हैं। आपके घर तो मेहमान बनना पड़ेगा फिर हमें। आप हमें अपना मेहमान बनाएंगी? जी, बिल्कुल, हम आपको अपना मेहमान बनाएँगे और जो आप फ़रमाइश करेंगे आपके लिए बनाएँगे। बस बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबी दे। अच्छा तहरीर, बस आखिर में एक तो बातें आपसे करना चाहती हूँ कि आप क्या समझती हैं कि लड़कियों को, ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए? तालीम, घर, जॉब, इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ को उसे आगे रखना चाहिए? मैं औरतों के हक़ में इस तरीके से बोलती हूँ कि इक्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं तो समझती हूँ कि औरतें हर काम कर सकती हैं माशरे का। तो लेकिन प्रायोरिटी जब देने की बात आए तो फैमिली सबसे आगे होती है, लेकिन औरतें इतनी मल्टीटास्किंग होती हैं कि वो फैमिली को साथ लेकर और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अपनी जॉब परस्यू कर सकती हैं, अपने एम्बिशंस फ़ॉलो कर सकती हैं, अपने मशग़ूलों को जारी रख सकती हैं। औरतें माशाल्लाह सब कर लेती हैं, लेकिन सबसे ऊपर मैं फैमिली को ही रखती हूँ। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे ये सारी बातें सुनकर। तो इसके अलावा आखिर में आप कोई मशवरा अपने जैसी लड़कियों को देना चाहेंगी तो आप दें। क्या कहेंगी आप उनके लिए? सुनने वालों के लिए आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि पढ़ा पढ़ा करें, किताबों को पढ़ा करें, लिखा करें, तनकीदी सोच रखें, सवाल किया करें, कहीं पे मुश्किल आ जाए तो घबराया ना करें, कोई ना कोई किरण ज़िंदगी में ज़रूर होती है जिसको देख के उठ खड़े हुआ करें और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिएँ, जहाँ गम आए उनको भी हैंडल करें और परेशान ना हों। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी सोच है। अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियाँ दे। और ये हमारा एक इंटरव्यू का जो मकसद था वो यही था कि हम अपनी नौजवान नस्ल में से ब्रिलियंट स्टूडेंट को सामने लाएँ ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले और वो भी इनसे इंस्पायर होके ये सीखें कि हम अपने इस दौर में क्या कुछ कर सकते हैं। और जो भी आपके अज़ाइम हैं, अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाब करे। हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। और इस तरह से जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, अल्लाह करे उनमें भी इसी तरह का पैशन हो, इसी तरह की सलाहियतें हों। और सिर्फ़ एक कंप्यूटर में ही सलाहियत हासिल कर लेना, महारत हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास मुतालिया नहीं है, तो फिर आपका
بہت ہی ایک آپ کا اسکوپ بہت ہی محدود ہو کے رہ جاتا ہے. آپ اپنے نالج میں اضافہ کریں, اسکل میں اضافہ کریں, تو آپ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں. اور تحریم, آپ نے ہمیں اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتایا, میرا خیال ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو, آپ خود بھی ینگ ہیں اور وہ اس سے ضرور انسپائر ہوں گے. تو ہماری دعا ہے آپ اپنی اسی طرح محنت سے, مستقل مزاجی سے لگی رہیں اور زندگی میں کامیابی حاصل کریں. بہت شکریہ تحریم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.